दिल्ली। अब सुनो, देखो, शेरशाह सूरी वास्तव में अफगान था। क्या था? मैंने बीच में 2-3 बार बातें बताई है कि ये इब्राहिम लोदी अफगान था। इब्राहिम लोदी अफगान था तो भारत के कई हिस्सों में किसका राज था? अफगानों का। इब्राहिम लोदी को हटा देता है बाबर। कौन हटा देता है? बाबर था मुगल। बाबर कौन था? तो अब ठीक है, इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया, बाबर ने कब्जा कर लिया दिल्ली और आगरा, और बाकी अफगान तो भी बैठे, 73-73 जहां कहीं भी अफगान बैठे थे। पर अब अफगानों को लगता था हमारा दुश्मन कौन है? बाबर। हमारे दुश्मन है मुगल। इसलिए मुगल जब कभी भी किसी के खिलाफ लड़ते, अफगान हमेशा उनके खिलाफ लड़ते। बताया था मैंने कि खानवा के दौर है, महमूद लोदी किसकी तरफ से लड़ रहा है? सांगा। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, हाकिम खान सूर किसकी तरफ से लड़ रहा है? प्रताप। क्योंकि ये दोनों सांगा और प्रताप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मुगलों। तो जो मुगलों के खिलाफ लड़ेगा हम उनके साथ चले जाएंगे। जब बाबर इधर कब्जा करता है, अपने दिल्ली आगरा पे कब्जा करता है, उन दिनों बिहार में अफगानों का राजा, बिहार में अफगानों का राजा शेरशाह सूरी। कौन है? तो शेरशाह सूरी वास्तव में तो राजा कहां का था? बिहार। कहां का था? बाबर के टाइम उसकी पार पड़ी नहीं। बाबर के बाद बाबर का बेटा राजा बनता है हुमायूं। कौन बनता है? हुमायूं दाब के बेलखना था। हुमायूं दाब के बेलखना था। तो शेरशाह सूरी बिहार से आया, उसने हुमायूं को हराया, और हुमायूं को हरा के दिल्ली और आगरा पे क्या कर लिए? अब हुमायूं तो बेरोजगार, दिल्ली आगरा किसके पास में? शेरशाह सूरी। तो जब हुमायूं वहां से भागता है, दिल्ली आगरा पे जब कब्जा हो जाता है, हुमायूं भागता है, तो हुमायूं आता है मारवाड़। कहां पर आता है? मारवाड़ का राजा कौन है अपना? मालदेव। कौन है? मालदेव शक्तिशाली है। तो हुमायूं को लगा क्यों ना मैं मालदेव से सहायता मांगू। किससे सहायता मांगू? कौन सी जगह से? ये तीनों गए मालदेव के पास, रणुन जाके मालदेव का, भाई मालदेव, हम अतका खां मीर समंद रायमल सोनी हुमायूं की तरफ से भेजे में, हुमायूं को घर से निकाल दिया गया। दिल्ली आगरा पे शेरशाह सूरी ने क्या कर लिया है? कब्जा। तू प्लीज हमारी सहायता करो। कहां है भाई हुमायूं का? वो जोगी तीर्थ पे बैठा हुआ। और क्या सहायता चाहिए तुम्हें? कि भाई दो सहायता चाहिए। एक तो हमारे रहने की कोई जगह नहीं है, दिल्ली आगरा दोनों पे कब्जे हो गए, और एक हम ये चाहते हैं कि हम दिल्ली आगरा वापस ले। तो वापस लेने के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई के लिए हमें क्या चाहिए? सेना। तो रहने की जगह दे और साथ में हमें क्या दे? सेना। मालदेव ने नया नया कब्जा किया था बीकानेर पे। 1541 में पाहेबा साहिबा का युद्ध है, तो उसने कहां पे कब्जा किया? बीकानेर। तो उसने कहा रहने की तो चिंता ही मत करो, तुम जोगी तीर्थ बैठे हो, सीधा सीधा नाक की डंडी की सीध में जाओ, बीकानेर रहेगा। और बीकानेर में मेरा एक बंदा बैठा है कुंपा राठौड़, कुंपा को जाकर देना, मालदेव ने भेजा, मैं पर्ची भेज देता हूं, कुंपा वापस आ जाएगा, तुम कहां पे कब्जा कर लो? बीकानेर। तो हुमायूं को रहने के लिए वो क्या दे रहा है? और एक क्या मांग रहे हो भाई तुम? और तो उनका साहब लड़ाई के लिए हमें क्या चाहिए? सेना। जिस दिन तुम्हें शेरशाह से लड़ाई करनी हो लोकेशन शेयर कर देना, मैं आ जाऊंगा। कुल मिलाकर दोनों बातें देने के लिए तैयार है, रहने की जगह भी दे दूंगा और सेना भी दे दूंगा। तीनों बड़े राजीव दूत, तीनों दूत कौन कौन नाम बोलो देंगे? राजीव राजी होके भाग के गए भाई हुमायूं के पास। हुमायूं जाकर, गजब आदमी यार, और उसने तो कहा है कि बीकानेर जाओ तो रहने का जुगाड़ तो अपने कहां पर हो गया? बीकानेर। और उसने कहा जब भी लड़ाई करनी हो मैसेज कर देना, मैं सेना लेके वहां पर तुम्हारी सहायता करने के लिए आ जाऊंगा। हुमायूं का जोरदार बात है, फिर तो अपने तैयारी करते हैं। फिर उन्होंने कहा सर प्लीज एक बात छोटी सी हो रही है और सुन लो। क्या बात है? कि हम जब तीनों बात करने गए थे ना वहां मालदेव से, तो वहां दिल्ली से भी एक दूत आया हुआ था। कहां से? वो कौन था? कि वो शेरशाह सूरी का दूत था। वो क्या करने आया था? कि वो ये कहने आया था हुमायूं को सहायता मत देना। तो मालदेव ने उसको क्या रिप्लाई दिया? ये नहीं पता सर, उससे अलग कमरे में बात की थी, हमसे अलग कमरे में बात थी। अब बेचारे हुमायूं के कान खड़े हुए कि यार उससे क्या बात की होगी। तो हुमायूं पढ़ाकू था, हुमायूं सारा दिन पढ़ता रहता था। हुमायूं के दो ही शौक थे, एक तो अफीम खाता, एक पढ़ाई करता। तो लाइब्रेरी हमेशा साथ में लेके चलता था। तो एक दिन वो लाइब्रेरी से उतर रहा था अफीम खाया हुआ। लाइब्रेरी की सीढ़ियां होती है, उस सीढ़ियों से उतर रहा था, अफीम खाया हुआ था, नशे के अंदर था, दिमाग सुन था उसका। अचानक मस्जिद से अजान की आवाज होगी, नमाज पढ़ते हैं तो अजान की आवाज होती है, अजान की आवाज हुई, वो भूल गया, वो सीढ़ियां उतर रहा है। वो लोग अरे नमाज का टाइम हो गया, वो वहीं बैठ गया। तो जैसे घुटने टिकाए, जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाने से मौत हो गई। किसकी? हुमायूं की। वो पढ़ा, 2-3 बातें, पढ़ाकू था, भयंकर पढ़ता रहता था, अफीम खाया करता था, ज्योतिष में गजब का विश्वास था, हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता कि आज सोमवार है तो पीला पहनूंगा, आज शनिवार है तो काला पहनूंगा, आज संडे है तो ये पहनूंगा, अलग अलग उसके वो कलर वगैरह और तय किए हुए थे। ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था। तो हुमायूं को कहा एक दूत और था, और वो दूत शेरशाह सूरी का था, उसको क्या रिप्लाई दिया हमें पता नहीं। तो हुमायूं लगा किससे पूछे? तो बंदा जहां ज्यादा बैठता उससे पूछेगा, ज्यादा पढ़ता था तो कहां बैठता था? लाइब्रेरी में। उसका जो लाइब्रेरियन था उसका नाम था मुल्ला सुर्ख, शेरशाह सूरी किला। पर वहां पर वो दिल्ली वाला एक दूत भी आया हुआ था, उसको नहीं पता क्या रिप्लाई दिया होगा। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम बताओ यार क्या रिप्लाई दिया होगा। मुल्ला सुर्ख ने कहा दिल्ली वाले दूत को अलग कमरे में ले जाके ये कहा है कि हुमायूं को बीकानेर भेज रहा हूं, बीकानेर जाते कुंपा राठौड़ उनसे तैयार बैठे, हुमायूं को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम दिल्ली से आगे पकड़ के ले जाओ इसको। क्या बात करते हो, इतना बड़ा धोखा क्यों देगा? उसने कहा इस आदमी का मैंने बैकग्राउंड चेक किया, इसने पापा को नहीं बख्शा, तुम लगते क्या हो रहे। तो हुमायूं ने कहा तो अपने को अब क्या करना चाहिए? उसने कहा चप्पलें हाथ में लो। फिर हुमायूं बेचारा यहां से भागा, जो सिंध जाके रुका। कहां रुका? सिंध में एक रियासत पड़ा करती थी अमरकोट। कौन सी थी? तो बाद में हुमायूं ने कहां पर शरण ली थी? अमरकोट। लिखो। वास्तव में जब हुमायूं यहां अपने 3 दूत भेजता, मैंने कहा कि दिल्ली से एक दूत भी आया हुआ था, दिल्ली वाला दूत किसका भेजा हुआ था? शेरशाह सूरी। मालदेव उसको मना करता है कि भाई मैं तेरी सहायता नहीं करूंगा, हम किसकी सहायता करेंगे? हुमायूं। अब वो दूत शेरशाह सूरी को जाके कहता है कि भाई वो मालदेव तो कह रहा है कि हम किसकी सहायता करेंगे? हुमायूं। तो
शेरशाह सूरी को बड़ा गुस्सा आता है, अरे यार मतलब तू मेरे दुश्मन की सहायता करने जा रहा है। शेरशाह सूरी के पास मालदेव के 2 दुश्मन बैठे हुए, कल्याणमल और वीरमदेव। कौन बैठे हैं भाई? कल्याणमल को वापस क्या लेना है? बीकानेर। वीरमदेव को क्या लेना है? मेड़ता। अब तक शेरशाह सूरी ने उनको कह रखा था कि बैठो देखते हैं क्या करना है। अब शेरशाह सूरी को पता चला मालदेव अपनी तरफ नहीं है, मालदेव किसकी तरफ है? हुमायूं। तो उसने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाया, लो भैया और क्या चाहिए तुमको? कल्याणमल ने कहा मेरे को चाहिए बीकानेर, वीरमदेव ने कहा मेरे को चाहिए मेड़ता। तो क्या प्लान है तुम्हारा? कि सर तीनों मिलकर लड़ते हैं, आप, कल्याणमल, वीरमदेव, तीनों मिलकर लड़ेंगे मालदेव से। मालदेव को मार देंगे, मारने के बाद कल्याणमल को मिल जाएगा बीकानेर, वीरमदेव को मिल जाएगा मेड़ता, आपको मिल जाएगा जोधपुर। आप मालदेव वाला रख लेना, पूरी प्लानिंग सेट है। तो उसने कहा भाई ठीक है। तो उधर से आपके शेरशाह सूरी दोनों को लेकर रवाना होता है। किस किस को? कल्याणमल और वीरमदेव। इधर मालदेव को पता चलता है कि कल्याणमल वीरमदेव मेरे खिलाफ किसको लेने के लिए गए? शेरशाह सूरी को। तो वो अपनी लड़ाई की तैयारियां करता है। बैठते हैं सब लोग, भाई कहां लड़ा जाए, क्या किया जाए। तो एक सेनापति थे, उनका नाम था जेता। क्या नाम था? जेता। जेता ने कहा भाई मैं बताता हूं उस जगह पे लड़ लो। वो जगह थोड़ी सी पहाड़ों के बीच की जगह है, पहाड़ों के बीच की जगह लड़ने में थोड़ी सहूलियत रहती है। पहाड़ों के अंदर पूरी दुश्मन की सेना एक साथ नहीं आ पाती, आप लोकेशन ढंग से ले सकते हो एकदम। तो अपने पहाड़ों के बीच वहां लड़ेंगे, वहां रहने की, खाने की, पीने की, घोड़ों के दाने की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो कहा ठीक है साहब, जेता जी के वहां पे लड़ लेंगे। कहां लड़ना है? कहा भाई जोधपुर से 50 किलोमीटर आगे जेतारण। कौन सी जगह? जेता ने कौन सी जगह बताई? जेता का रण है। उसने कहा जेतारण में लड़ेंगे अपने। जब ये बात चल रही थी, मालदेव के अचानक ध्यान पड़ेगा, अरे तुम्हें तो मैं बीकानेर छोड़ गया था। मालदेव एक बंदे को बीकानेर छोड़ गया था, कुंपा राठौड़। किसको? तुम कैसे? और कुंपा ने कहा कि सर मुझे समाचार मिला कि अपने जोधपुर पर हमला करने के लिए कौन आ रहा है? शेरशाह, और मेरे से बीकानेर नहीं बैठा गया। मुझे लगा जब देश पर हमला हो रहा है मैं चुपचाप बीकानेर नहीं बैठ सकता, और मैं जोधपुर की सहायता के लिए आया हूं, आपकी सहायता के लिए आया हूं, देश के लिए लड़ूंगा। और मालदेव ने कहा शाबाश मेरे चीते, तेरे जैसे बहादुर जब तक जोधपुर के अंदर मौजूद है, जोधपुर का कोई बाल भी बांका। तो मालदेव के 2 मुख्य सेनापति, एक है जेता और एक कौन है? कुंपा। कौन सी जगह पे लड़ने के लिए जा रहे हैं? जेतारण। कौन सी जगह पे? पहाड़ियों के बीच की जगह। पहाड़ियों को बोलते हैं गिरी। क्या बोलते हैं? पहाड़ियां मिलती इसलिए बोलते हैं सुमेल। क्या बोलते हैं? तो गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध। लिखो। अब उधर से भाई शेरशाह सूरी आया। शेरशाह सूरी थोड़ा दूर बैठा हुआ अपनी सेना लेके, ये अपने जेतारण के अंदर वहां लोकेशन लेके बैठे हुए। और शेरशाह सूरी ने कहा भाई पहले, मुसलमान राजाओं की अच्छी विशेषता थी, वो पहले दुश्मन का पता लगाते भाई कितना पोदीना है अगले के अंदर, कितनी सेना है, कहां जीता हुआ है, कहां नहीं जीता हुआ, कितने हथियार हैं, कौन अच्छे सेनापति है। और शेरशाह सूरी ने जब मालदेव का पता लगाया तो उसे पता चला कि आज दिन तक जो मालदेव के सामने गया है उसको इसने भगा भगा के मारा है, और शेरशाह को लगा पार पड़ेगी तो नहीं। उसने कल्याणमल वीरमदेव को बुलाकर, कल्याणमल वीरमदेव वो एक बार दोबारा बताना तुम्हारा बोला फॉर्मूला। उनका सर सिंपल, मार देंगे मालदेव को, मार के आप तो रख लेना जोधपुर, ये रख लेगा बीकानेर, ये रख लेगा। शेरशाह ने कहा तुम्हें नहीं लगता कि इस बार ये दिल्ली आगरा पे कब्जा करेगा? नहीं नहीं साहब इतना शक्तिशाली भी नहीं है, बकवास मत करो तुम दोनों। तो तुम दोनों की वीडियो मेरे पास पड़े, इसने धोतियां खोल ली थी तुम दोनों की। पर शेरशाह के लिए कहते हैं कि शेरशाह शेर जितना ताकतवर और लोमड़ी जितना चालाक था। कितना ताकतवर, चालाक कितना? जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लेके आओगे, है ना? मूवी देखी कि नहीं देखी आपने? चाइना गेट। चाइना गेट देखिए? हाँ, ऐसे कितने लोग जिन्होंने चाइना गेट मूवी नहीं देख रखी? अल्लाह रहम करे तुम पे। आज घर पे जाके क्या देखोगे? जिन्होंने देख रखी है रिवीजन करेंगे। अरे फिल्में देखा करो यार। तो उसमें जगीरा गुंडा होता है, तो उसमें जगीरा का डायलॉग है कि जगीरा से लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर जगीरा जैसा कमीनापन कहां से लाओगे? तो शेरशाह सूरी में कमीनापन किस प्रकार का था? जगीरा टाइप का कमीनापन था उसमें। तो शेरशाह सूरी ने कहा भाई अब ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, जब सीधी अंगुली से घी ना निकले तो ना डिब्बे के नीचे आग लगानी पड़ती है। टेढ़ी अंगुली से भी नहीं निकलता भाई साहब, वादन डिब्बे के नीचे आग लगाओ तो पिघलेगा, बाहर आएगा। तो शेरशाह ने अपने 5 सैनिक लिए, उन 5 सैनिकों को अच्छे अच्छे हथियार दिए, अच्छी अच्छी तलवारें दी, और कहा जाके मालदेव को बेच के आओ, व्यापारी बन के जाओ, हथियारों के व्यापारी बन के जाओ। मालदेव जो थोड़े आगे गांव में बैठा हुआ है उसको बेच के आओ, उसको डाउट नहीं होना चाहिए तुम मेरे सैनिक को, और जब वो तुमसे खरीदे तब ये मेरी एक पर्ची वहां पर पटक के आना, और ध्यान नहीं लगना चाहिए तुमने पटकी है पर्ची, चिंता है मत करो साहब ये काम कर देंगे। वो गांव में घूमते 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 वहां पहुंचे जहां मालदेव की सेना थी जेतारण में। हथियार ले लो, हथियार ले लो। युद्ध के टाइम में हथियार ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो मालदेव ने बुलाया आओ भाई, और हथियार शानदार, एक से एक अच्छी तलवारें। और मालदेव ने अपने कैंप में बुलाया, अपने सारे सेनापतियों को बुलाया, जेता, कुंपा, बाकी जो सेनापति थे उनको बुलाया, और बुला पूछा हाँ भाई तलवारें चाहिए साहब, कितनी चाहिए? किसी ने कहा 100 दिला दो, 50 दिला दो, 70 दिला दो, सबको तलवारें दिलवाई, पूरा पेमेंट किया। मालदेव ने सेनापतियों का अपने अपने कैंप में लेके जाओ, व्यापारियों का भाई थैंक यू, आइंदा से भी तुम्हारे पास अच्छे हथियार है मेरे पास लेके आना, मैं सारे खरीद लूंगा। व्यापारियों ने कहा सर थैंक यू आपका, आपने एक साथ खरीद लिए, वरना 5-7 दिन भटकना पड़ता है इधर उधर, थोड़े थोड़े लोग खरीदते, और सर इस बार पक्के जब भी अच्छे हथियार आएंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। जब वो व्यापारी उठ के गए वहां से तो वो एक पर्ची वहां पे डाल के चले गए।
मालदेव की थोड़ी देर बाद में ध्यान पड़ा कि यार ये कैंप में तो झाड़ू लगी हुई थी, ये पर्ची कहां से आई? तो उसे लगा इसका मतलब पर्ची जो अभी लोग बैठे थे इनमें से किसी की गिर गई होगी। तो उसने पर्ची उठाई तो पर्ची में लिखा हुआ था कि सुल्तान शेरशाह सूरी, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, हम दोनों भाई जेता और कुंपा तेरे साथ हैं। कल जैसे ही लड़ाई शुरू हो तू इस मालदेव को पकड़ के मार देना, और बाद में ध्यान रखना हम दोनों भाई तेरी सहायता कर रहे हैं, तो मालदेव को मारने के बाद तुम हम दोनों को जोधपुर का क्या बना देना, राजा। पर्ची को देख के ये लगता है कि पर्ची भेजने वाले नीचे साइन किए हुए जेता एंड कुंपा, क्या साइन किए हुए? पर्ची को देख के लगे कि जेता और कुंपा किससे मिल गए, शेरशाह। वो ये पर्ची किसके पास भेजने वाले थे, शेरशाह, पर गलती से उनसे यहां गिर गई। और मालदेव को लगा अरे यार ये तो ये पर्ची मेरे पकड़ में आ गई, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये दो लोग किससे मिले हुए हैं, शेरशाह से। यदि मेरे को ना पता चलता तो कल ये तो मेरे को पकड़ के शेरशाह को दे देता, तो शेरशाह मार देता। और फिर उसके दिमाग में आया कि मैंने पूछा था वहां पे कि अपने को लड़ाई कहां पे करनी चाहिए, तो जेता ने कहा था कि साहब मैं बताऊं वहां करो, वहां सारी व्यवस्था कर दूंगा। तो व्यवस्था यह है, मैंने पूछा था कुंपा से कि तुम बीकानेर से वापस क्यों आ गए, जिसने कहा था देश की रक्षा के लिए आना पड़ता है, तो रक्षा यह है। और उसके दिमाग में है कि जब जेता और कुंपा मिले हुए हैं तो क्या पता बाकी सेनापति भी मिले हुए हो, क्या पता बाकियों की पर्चियां मेरे पकड़ में नहीं, अब तक पहुंच गई हो शेरशाह के पास। और उसे लगा कि नहीं अब मैं यहां नहीं लड़ूंगा, अब जब मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरा कौन सेनापति मेरी तरफ और कौन सेनापति दुश्मन की तरफ है, तो मैं मेरी राजधानी जाके लड़ूंगा। राजधानी कौन सी, जोधपुर। इसलिए मालदेव अपने सारे सेनापतियों को बुलाता है और सेनापतियों को बुला कहता है साहब ये जेता और कुंपा नमक हरामी है। लोगों ने नहीं साहब ऐसे नहीं हो सकता, उसने अरविंद केजरीवाल की तरह सबूत है, कागज पड़े अपने पास में, और अपने वापस जोधपुर चलेंगे। यदि कोई इनके साथ रहना चाहता तो यहाँ पे खड़े रहो, जो मेरे साथ आना चाहता है आ जाओ। और जेता कुंपा को उसने कहा एक बार शेरशाह चला जाए, बाद में तुम्हें बताऊंगा मैं दोनों क्या कर सकता हूं। जेता कुंपा ने कहा सर हमारी राइटिंग ही नहीं है, हमारे साइन चेक कर लो, हमारे साइन ही नहीं है। पर मालदेव नहीं माना तो नहीं माना, और मालदेव अपनी पूरी सेना को लेकर कहां पर चला गया, जोधपुर। सेना जाती हुई जेता कुंपा को धिक्कारती भी जाए कि यार सर माननी चाहिए, देशद्रोही नमक हरामी हो, अपने राजा के साथ गद्दारी कौन करता है, अपने देश के साथ गद्दारी कौन करता है। और जेता कुंपा को लगा कि यार कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद विश्वासघात का कलंक लगाए, क्या करेंगे जी के। अब कल अपने लड़ेंगे ताकि मालदेव को ये बता सकेंगे नहीं हम देशद्रोही नहीं थे। अगले दिन जेता कुंपा के पास में फौजी है ले दे के 7,000, कितने फौजी है, शेरशाह सूरी कल्याणमल और वीरमदेव की फौज थी 80,000। कितनी फौज थी, वो भिड़ गए थे। 7,000 ये थे, फिर आसपास के कुछ लोग इकट्ठे करके 12,000 लोग हुए थे। कितने लोग इकट्ठे हुए, थोड़े बहुत इनके सहायता करने के लिए। ये 12,000 सामने कितनी फौज, ये लगभग जीतने कगार पे पहुंच गए थे। वो तो मुसलमान राजाओं में एक और अच्छी विशेषता होती, वो रिजर्व टुकड़ियां रखा करते। एक टुकड़ी पीछे से आ रही थी, जलाल खान जलवानी आ रहा था। कौन आ रहा था, सामने वाली सेना थकी हुई थी, आपकी एकदम फ्रेश सेना उतरती है। जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह जैसे तैसे युद्ध को जीतता है। जेता कुंपा युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। शेरशाह जीत गया था, पर जीतने के बाद भी उसने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। मैं जीत गया, आज जीत गया तो मुझे मारवाड़ मिलेगा, पर हार जाता तो मेरे हाथ से दिल्ली और आगरा निकल जाता। अभी जोधपुर मिला था, होता क्या, मुट्ठी भर बाजरा, वरना मेरे हाथ से हिंदुस्तान निकल जाता। किसने कहा था, लिखो। हमने क्लास के शुरू में पढ़ा कि मालदेव ने कितने युद्ध जीते, 52। कितने परगने जीते, तब उसने चारों तरफ हमले किए थे। हमने पढ़ा है कि उसने जैसलमेर के भाटियों से भी पोखरण छीन लिया था, पढ़ा आपने। तो जब मालदेव इधर उधर हमले कर रहा था चारों तरफ, तो उसने जैसलमेर पर भी हमला किया। तो जैसलमेर वालों ने कहा भाई पोखरण रख ले, लड़ाई मत कर। तो उन्होंने अपना एक इलाका दे दिया, लड़ाई नहीं की। तो मालदेव एक बार तो वापस आ गया, लेकिन उन जैसलमेर वालों को बाद में उन्होंने बैठ के आपस में सलाह मशविरा किया कि भाई आज अपने इसको पैसे टक्के देके या जमीन देके वापस भेज दिया, ये इस बात की गारंटी थोड़ी है वापस नहीं आएगा। हमने तो देखा है कि 1533 में बहादुर शाह को रणथंभौर का किला देके संधि की गई थी, अगले साल वो तो वापस आ गया। तो मालदेव का क्या भरोसा अगले साल वापस आ जाए। ऐसे कब तक रुपए देते रहेंगे इस आदमी को, कब तक जमीनें देते रहेंगे इस आदमी को। तो क्या किया जाए कि इसका कोई परमानेंट इलाज देखना पड़ेगा भाई। तो क्या परमानेंट इलाज तो लड़ाई है, और वो फिर अपना इलाज कर देगा। तो क्या किया जाए, तो लूणकरण की राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम है उमा दे। क्या नाम है, तो किसी ने सलाह दी कि यार उमा दे की शादी मालदेव के साथ कर देते हैं, एक तीर से दो शिकार। ये तो जैसे उमा दे सुंदर राजकुमारी है, उमा दे के लिए हमें एक अच्छा राजा चाहिए, और मालदेव से बड़ा हिंदू राजा इस समय हिंदुस्तान में कोई भी नहीं। तो उमा दे की शादी यदि मालदेव के साथ होती तो इससे अच्छा कुछ भी होगा नहीं। दूसरा, यदि हम उमा दे की शादी मालदेव के साथ कर देंगे तो मालदेव अपना जवाई, तो फिर हमला नहीं करेगा, तो हमले से भी बच जाएंगे, और राजकुमारी के लिए अच्छा वर भी मिल जाएगा। तो उमा दे का रिश्ता किसके लिए भेजा गया, मालदेव तैयार ही बैठता। उसने कहा मुझे लगन बताओ कब आना है, अपने ब्याह करने के लिए आ जाएंगे। कहते भाई नियत समय पे मालदेव जी अपनी बारात लेके जैसलमेर पहुंचे। मालदेव जी खूब यूं बारात के अंदर हाथी घोड़े ऊंट लिए वहां जब जैसलमेर पहुंचे तो लोग दूर दूर से देखने के लिए आए, अगर जोधपुर के राजा की बारात आई है, मालदेव जी की बारात आई है। जैसलमेर के किले में भी इस प्रकार की सारी बातें चले, कह रहे राजा की बारात आई हुई है, इतनी अच्छी बारात आई, इतनी बड़ी बारात कभी जैसलमेर ने पहले कभी देखी नहीं थी, राजा हाथी पे बैठा हुआ इतना सुंदर लग रहा था, चारों तरफ यूं बातें चले। शादी किसकी होने वाली है, उमा दे। राजकुमारी को लगे अरे यार मेरी शादी की इतनी बातें हो रही है, सब लोग बारात देख देख के आ रहे हैं और मेरे को बातें बता रहे हैं।
पर चूंकि मैं दुल्हन हूं, मैं किले से बाहर जा नहीं सकती, इसलिए मैं तो बारात भी नहीं देख सकती। तो उसके भी मन में बारात देखने की। तभी किले की जो महिलाएं थी वो बारात का डेरा देखने के लिए चली गई। बारात का डेरा, डेरा समझते हो, जहां बारात रुकती है उस जगह क्या बोलते हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय। वही रुकती है ना। तुम यूं सीरियस हो गए थे फालतू में, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों को वो डेरा कुछ ही नहीं होता। हमारे गांव में स्कूल होती है ना, वहां हम बारात को रोक लेते हैं, टावरों कर देते हैं छुट्टी, और वहां बारात रुक जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? डेरा। डेरा मतलब घर है जी। तो पहले बारात का डेरा देखने के लिए महिलाएं जाया करती थी। महिलाएं जब डेरा देखने जाती तब एक लोकगीत गाया जाता अपने चल्ला। कौन सा? तो उधर भाई महिलाएं सारी बारात का डेरा देखने गई। उमा दे अब थोड़ी अकेली बैठी, तो उमा दे को लगा कि अरे यार देखो, मैं बाहर तो नहीं जा सकती पर किले के ऊपर चढ़ के देख ही सकती हूँ, और किला सबसे ऊंचा होता है, किले के ऊपर चढ़ोगे तो नीचे का सब कुछ दिखाई देगा। तो उमा दे अपनी बारात को देखने के लिए किले के ऊपर जा रही है। जब वो किले की सीढ़ियां चढ़ रही थी ऊपर जाने के लिए, तो एक कमरे में उसे लड़ाई की आवाजें आई। उसने कान लगाया, उसके मम्मी पापा ही लड़ रहे थे, और लूणकरण अपनी रानी को कह रहा था कि आज मालदेव जैसे ही फेरों के अंदर आएगा, मैं मालदेव को पकड़ के मार दूंगा। और रानी कह रही, क्या बात करते हो, अपना जवाई काहे का जवाई है, थोड़े दिन पहले आक्रमण करने के लिए आया था, और डर के मारे बेटी देनी पड़ रही है, वरना इसका तो मैं मुंह नहीं देखूं। अब युद्ध में तो इसको मार नहीं सकते, आज फेरों में अकेला आएगा, वहां पे मार देंगे। अरे अपनी बेटी विधवा हो जाएगी, उसने कहा सती कर देंगे, फिर इसको मारूंगा मैं। और यदि तू बोली ना किसी को बताया तो पहले तेरे को मारूंगा मैं। अब बेचारी बात जोड़ी करेगी, मत करे से, उसने चुप बस। उमादे ने जब ये बात सुनी तो अब बेचारी उसके समझ में नहीं आए कि एक तरफ उसके पिताजी हैं जो मालदेव को मारना चाहते हैं, एक तरफ मालदेव है जो उसको होने वाला पति है। तो उसको लगा अपने किसका साथ दे, पर उसे लगा कि हिंदू धर्म में सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है, मेरी सगाई तो हो ही रखी है, ब्याह करने के लिए आया हुआ है, और मुझे किसका साथ देना चाहिए? मालदेव। और उसने मालदेव के पास समाचार भिजवाया कि मालदेव जी आज जब फेरों में आओ तो थोड़े सावधान रहना, आपके साथ विश्वासघात किया जा सकता है। मालदेव जी ने जैसे ही पर्ची पढ़ी, मालदेव जी ने कहा थैंक यू, पहली बात तो मैं इनसे वैसे नहीं मरता, तूने बता दिया, थोड़ा और ध्यान रख ले। वो डाकी टाइप का आदमी था, ऐसे काहे मरे वो। तो उसने कहा बाकी मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा। तो जोधपुर से जो बारात गई हुई थी उसमें दो एक बॉडी बिल्डर टाइप के बंदे थे, उनको मालदेव ने कहा तुम दोनों का एक ही काम है, लूणकरण को फेरों में आने नहीं देना है, लूणकरण बाहर ही रहना चाहिए। उनका साहब चिंता मत करो। मालदेव जी फेरों के लिए अंदर गए। लूणकरण जब अंदर जाने लगा तो उन दोनों कहा, कहां जा रहे हो, इतनी दूर से बारात आई है, कोई बैठो दो घड़ी, कोई बातचीत करो, दो पेक लो, पेक बनाओ भाई, एक पेक बनाओ, लूणकरण जी के लिए पेक बनाओ। लूणकरण ने कहा नहीं नहीं मुझे कन्यादान करना होगा। चुप, कन्यादान कोई कर देता है, कन्यादान तुम्हारा बेटा कर देगा, कन्यादान तुम्हारा भाई कर देगा, कन्यादान तुम्हारे परिवार का और कोई सदस्य होगा वो कर देगा, तेरी क्या हो सकता है कन्यादान करने की। और ये मैंने भी केवल फिल्मों में देखा है, कन्यादान पापा करते हैं, बाकी गांव में कन्यादान कोई कर देता है ना, भाई काका चाचा पंडित जी को जो दिखते हैं ना, पंडित जी उससे कन्यादान करवा लेते हैं। ये फिल्मों में दिखाते हैं, कन्या के पिताजी को बुलाइए, है ना। अब कन्या के पिताजी को उसी टाइम गायब होना होता है, भगवान जाने कहां चले जाते हैं, फिर इधर उधर से उनको ढूंढ के लाना पड़ता है। बाकी मैंने फिल्मों में और शहरों में दो बातें देखी, एक तो कन्यादान पिताजी से करवाओ, एक मैंने फिल्मों में और शहरों में देखा कि लड़की की शादी में लड़की के भाई भी नए कपड़े पहनते हैं। बहन की शादी, आप नए कपड़े छोड़ो, आपको 3 दिन नहाने का टाइम नहीं मिलता है, और यदि आप नए कपड़े पहन के घूमते हो तो आपके घर वाले कहते हैं ब्याह तेरे होगे, नहीं मेरा तो नहीं, तो तू क्यों तैयार होके घूम रहा है। और मान लो यदि पहन भी लिया आपने तो भी खराब होने हैं, क्योंकि वो काम वैसे कराएंगे कि भट्टी खोद, और आप भट्टी खोद रहे हैं, वो कहेंगे टेंट के वो रोप भाई, तो आप टेंट रोप रहे हैं। ये मैंने शहरों में देखा, कितने भले लोग हैं यहाँ पे, लड़की के भाई भी एकदम जोधपुरी कोट पैंट पहने हुए, ऊपर तक बटन बंद क्यों, मुझे लगता है इनके काम कौन करता है। फिर धीरे धीरे समझ में आएगा इनके पास रुपए हैं, तो इनके पास वेटर वगैरह होते हैं वो काम कर लेते हैं, अपने पास वहां पे इतने रुपए नहीं है, इसलिए अपने लगता है हम खुद काम करेंगे, और हमें लगता है नहीं बहन की शादी में भाई काम करेगा तो कौन, नहीं करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि अपने पास दूसरे संसाधन है नहीं। फिर मुझे लगता है आप तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया, कम से कम हलवाई तो बुला रहे हैं, वरना पहले मेरे याद है गांव में हलवाई आते, हलवाई जी का काम इतना होता था कि बूंदी निकाल दो, शादी के नाम में लड्डू बूंदी हुआ करती, तो आप तो बूंदी बूंदी निकाल दो, तो बूंदी बूंदी निकाल देते, बाद में टावरों को बिठा दे लड्डू बनाओ, और वैसा सारे दिन बड़े बड़े लड्डू बनाते। ये ना बाइसेप और ट्राइसेप दोनों मछलियां बनी हुई रहती थी, और ये शाम को तो हाथ करड़े हो जाते थे, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करने पड़े हाथ, पर फिर भी उनमें मजा आता था कि कोई नहीं बनाते बनाते बीच में। बूंदी कहां देखी हुई थी भाई साहब, बूंदी मिल जाती गांव के अंदर, इससे बड़ी मिठाई क्या हुआ करती थी, तो टावर उसमें राजी थे यार ठीक है। कुल मिला के लूणकरण जी को फेरों के अंदर अंदर जाने नहीं दिया, लूणकरण जी को बाहर ही बिठा लिया।
आप फेरे आराम से संपन्न हुए। दूसरे दिन उमा दे की विदाई होने लगी। पहले जब राजकुमारियों की शादी होती, जब उनकी विदाई होती, तो उनके साथ काम करने के लिए महिलाएं दी जाती, दासियां दी जाती। उन दासियों में एक दासी दी गई भारमली। कौन दी गई? भारमली के लिए कहा जाता है कि भारमली जब पैदा हुई थी, होते उसके मम्मी पापा ने फेंक दिया था उसको। किसकी बच्ची थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अभी भी अपने अखबारों में पढ़ते हैं, नवजात कन्या को हॉस्पिटल में छोड़कर भागे माता पिता। अभी भी अपने पढ़ते हैं, नवजात कन्या को झाड़ियों में छोड़कर चले गए घर वाले। किसकी है पता नहीं। आज मान लो ऐसा हो गया, आप सुबह सुबह कोचिंग से आ रहे हो, आपको अचानक लगेगा अरे यार कोई बच्ची को इसे छोड़ के चला गया। आपने क्या करेंगे? हॉस्पिटल फोन करेंगे, पुलिस को फोन करेंगे, बचाएंगे उस बच्ची को। उस समय हॉस्पिटल पुलिस राजा ही हुआ करता था। तो जब भारमली को उसके माता पिता छोड़ के गए, किसी ने जिसने देखा उसने लाके राजा को दे दी, साहब ये बच्ची वहां पड़ी थी आपके राज्य में, को छोड़ के चला गया। राजा ने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। उमादे के साथ में बड़ी हुई थी, तो उमादे की बहुत अच्छी सहेली थी। तो उमादेवी ने कहा कि भाई मेरे साथ में जो लड़कियां भेजी जाए, जो दासियां भेजी जाए, उसमें एक साथ में किसको भेजो? भारमली, ताकि मेरा मन भी लग जाएगा। शाम को मालदेव जी अपने महल के अंदर आ गए। उमादेव तब तक अपना श्रृंगार वगैरह कर रहे थे। तो मालदेव जी ने समाचार भिजवाया कि भाई मालदेव जी आ गए हैं वहां पर। तो उमादेव को लगा मुझे श्रृंगार करने में समय लगेगा। तो भारमली पास में बैठती, उन्होंने भारमली कहा भारमली जाओ और भारमली जाके कहो कि मुझे अभी आने में समय लगेगा। भारमली सुंदर थी, मालदेव जी नशे में थे। ये बात उमादेव को पता चली। उमादेव ने कहा लिचड़ आदमी, कोई ऐसे कैसे कर सकता है? और उसने कहा इस आदमी का तुम आज के बाद मुंह भी नहीं देखो। उसने वास्तव में मुंह नहीं देखा, उसने केवल फेरे लिए थे। बाद में वो यहां से हाथों हाथ चले गए थे अपने तारागढ़, अजमेर तारागढ़ रहे थे खूब दिनों तक। जब शेरशाह ने हमला किया था, तब इनका पहले प्लान अजमेर की तरफ से आ रहा था शेरशाह। तो इनका पहले प्लान यह था कि अपने अजमेर लड़ेंगे जाके और अजमेर में शेरशाह को रोक लेंगे। तो उमादेव को जब ये बात पता चलती है, उमादेव शेरशाह उसको मालदेव को मैसेज करती है कि भाई मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ पे आके शेरशाह से लड़ने वाले हो, तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आप सेना भेज दो, मैं सेना को संभाल लूंगी, मैं लड़ लूंगी। फिर फाइनली इनके तय हुआ कि अजमेर नहीं लड़ेंगे, अपने जैतारण लड़ेंगे। तो इन्होंने अजमेर खाली किया था। अजमेर खाली किया तो जोधपुर के पास में गांव पड़ता था कोसाना नाम करके, वहां पे उमादेव को शिफ्ट किया, भाई आप यहाँ पे आके रह सकते हो, अजमेर तो खाली करेंगे। फिर वो कई दिन तो यहाँ पे रहे थे। फिर उनका ननिहाल था केलवा। तो लास्ट में कहां पे चले गए थे? केलवा। मालदेव की एक अन्य रानी से बेटा हुआ था राम सिंह। कौन हुआ था? राम सिंह को गोद ले लिया था। राम सिंह वहां रहता था उनके साथ में। फिर केलवा के अंदर जब वो रहते थे, उनको समाचार मिला कि मालदेव की मृत्यु हो गई। तो केलवा के अंदर मालदेव के कपड़े भेजे गए थे, पगड़ी भेजी गई थी मालदेव की, भाई मृत्यु हो गई। वहां पर केलवा में उसके साथ सती हो जाती है। वो महिला कहती है भाई मालदेव ने मेरे साथ पति होने का धर्म नहीं निभाया, मैं मेरे पत्नी होने के धर्म से पीछे क्यों हटूं? पूरी जिंदगी उसने मालदेव का मुंह नहीं देखा, पूरी जिंदगी मालदेव से नाराज रही। इसलिए हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कहते हैं कि भाई जब इधर आपके उमादेव यहां पर थी, जोधपुर के पास में कोसाना वाले इस गांव के अंदर थी, मालदेव तब तक वापस कब्जा कर चुका था जोधपुर के ऊपर। तो मालदेव को लगा कि यार मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से और चली गई, उमादेव चली गई, तो मुझे उमादेव को मनाना चाहिए। तो मालदेव ने अपने दरबार में बहुत अच्छे कवि थे जिनका नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था? ईसरदास जी को भेजा कि ईसरदास जी जाओ और जाके किसको मना के लेके आओ? उमादेव को। ईसरदास जी गए, ईसरदास जी ने जाके उमादेव कहा कि उमादेव गलती इंसान से ही होती है, मालदेव से गलती हुई, और यदि कोई बंदा अपनी गलती को स्वीकार कर ले, रिग्रेट कर ले, कन्फेंस कर ले उस पे, तो गलती माफ कर दी जानी चाहिए। माफ करने वाला बड़ा होता है। आप वापस पधारिए, जोधपुर चलिए, आप पटरानी बनेंगे, आपका बेटा होगा वो जोधपुर का राजा बनेगा। उमादेव का नाम, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। मैं कैसे जा सकती हूँ ऐसे? उन्होंने वापस कहा है कि मालदेव जोधपुर का राजा, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत का राजा, 10 लोगों के बीच में पैरों पैर पकड़ेगा आपके, माफी मांगेगा, इज्जत बढ़ेगी आपकी। उमादेव ने वापस कहा कि सरदार जी आप कह रहे हो ऐसे, मैं कह रहा हूं मेरी गारंटी आपकी इज्जत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो उमादेव को सरदार जी राजी करके लाते हैं। ये बात पता चलती है बाकी रानियों को कि कौन आ रही है? उमादेव। तो बाकी रानियां जानती थी कि उमादेव आ गई तो उमादेव पटरानी बनेगी, उमादेव पटरानी बनेगी तो अपनी दुकानदारी चलेगी नहीं। तो एक कवि और थे, उनका नाम था आसानंद जी। क्या नाम था? तो उन्होंने आसानंद जी को कहा कि आसानंद जी सुना आपने कुछ क्या कि उमादेव वापस आ रही है? उनका हाँ सुना तो है। तो ये तो बहुत गलत बात है ना, महिला की इज्जत नाम की कोई चीज होती है। उमादेव जी एक बार ठोकर मार के चले गए, वापस थोड़ी आना। तो आसानंद जी ने कहा ये बात तो सही है, तो आप करो कुछ इंतजाम। तो आसानंद जी जिधर से उमादेव आ रहे थे उधर सामने जाके खड़े हो गए और रास्ते में जोर जोर से दोहे बोलने शुरू किए कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंद हु एक एक खंबू उठान। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ का मतलब होता है पति, तज मतलब छोड़ दे, मान मतलब इज्जत सम्मान। मान रखे, यदि इज्जत रखनी है तो पति को छोड़ दे। पीऊ रखे तजमान, और यदि पति रखना है तो इज्जत छोड़ दे, इज्जत रखनी है तो पति छोड़ दे। दो दो गेंद ने बंधु, गेंद मतलब होता है हाथी, गेंद मतलब दो दो गेंद ने बंधु, दो हाथियों को नहीं बांध सकते एक एक खंबू ठाण एक ही जगह पे। जैसे एक जगह पे दो हाथी बंधे नहीं रह सकते क्योंकि आपस में लड़ेंगे, वैसे इज्जत और पति दोनों एक साथ। अभी तुम्हारी इज्जत है उमादेव, लोग दूर दूर तक बातें करते हैं कि रानी हो तो उमादेव जैसी हो जिसने अपने पति की एक गलती पर उसके वैभव को, उसके साम्राज्य को, उसके राजत्व को ठोकर मार दी। तुम वापस आ जाओगी, तुम्हें जोधपुर का राज्य मिलेगा, तुम पटरानी बनोगी, तुम्हें सारे सुख वैभव मिलेंगे, पर इज्जत नहीं मिलेगी। उमादेव ने कहा ना, अपने को चाहिए फुल इज्जत,
उमादेव वापस चली गई थी। तो उमादेव को लाने वाले तो कौन थे, वापस भेजने वाले कौन थे? चलो उमादेव का किस्सा तो अलग से खत्म हुआ। भारमली तो मालदेव के पास रह गई भाई, वो तो मालदेव के पास। एक दिन भारमली अपने को जैसलमेर की तरफ टकाटक देखे, उधर लगातार उधर ही उधर देखे, रात का टाइम और मालदेव ने, बरसात हो उधर जैसलमेर की तरफ, बिजलियां चमके, और मालदेव ने भारमली से पूछा कि तुम्हें पीहर की याद आती है? तो रोई। उसने कहा क्यों नहीं आएगी, मेरा बचपन बीता वहां पे, खेली कूदी वहां पे, आज इतने साल हो गए मैं जैसलमेर वापस जा नहीं पाई। चली जाओ, कल चली जाओ। उन्हें किस मुंह से जाऊं, जैसलमेर वाले कल को कहेंगे कि भाई तेरी वजह से हमारे राजकुमारी का घर टूट गया, तो मैं कैसे जाऊं वहां पे? उसने कुछ ही नहीं कहेंगे, मैं लेटर लिख के भेजता हूं। और मालदेव ने एक दिन लेटर लिख के भेजा कि भारमली आ रही है जैसलमेर वालों, यदि किसी ने कुछ कह दिया तो देख लेना। कौन के भाई, उससे पंगा कौन ले। भारमली जैसलमेर गई। जैसलमेर का जो राजा था, उसका जो राजकुमार था, उस राजकुमार के ऑलरेडी 3 रानियां थी, पर भारमली सुंदर थी। वो राजकुमार भारमली के आसपास में चक्कर काटे। तो उन तीनों रानियों को लगा भाई ननद का घर बर्बाद हुआ, अपने वाला बाउंड्री पे खड़ा है ना, अपने वाला कभी भी बर्बाद हो सकता है। तो उन तीनों रानियों में से एक जो रानी थी, वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा। कौन सी जगह? वहां का एक बंदा था बाघा कोटड़िया। क्या नाम था? कोटड़ा का इसलिए कोटड़िया, बाघ सिंह उसका नाम था, तो क्या हो गया बाघा। संग्राम सिंह का संगा, तो बाघ सिंह का क्या हो गया बाघा। उस बाघे कोटड़िया की बहन थी, और बाघा कोटड़िया बड़ा जोरदार आदमी था, डाकू टाइप का आदमी था। उस टाइम अमीरों को लूट के गरीबों में बांटे, रॉबिनहुड टाइप के बंदे होते हैं इस प्रकार के। तो उन तीनों रानियों ने आपस में बातें की कि भाई तेरा भाई बाघा कोटड़िया इस मुसीबत से निकाल सकता है अपने को, वरना अपना घर बर्बाद हो जाएगा। तो बहन बाघे कोटड़िया को अपने भाई को बुलाती है। बाघे कोटड़िया को बुला कहती है भाई देखो, वैसे तो आप बड़े भैया हो, आपसे ऐसी क्या बात बताऊं, पर कौन सी छुपी हुई है। ये भारमली हमारी ननद का घर, उमादे का घर बर्बाद करके आई है, आजकल यहाँ आ रखी है, आपके जमाई सा जो है वो कभी भी उधर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, हमारा घर टूट जाएगा। बाघा चिल बंदा। बाघ इनका तुम चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। कल एक काम करना, कल जब मैं जाऊं तो तिलक निकालने के लिए तुम मताड़ा इसको भेज देना। अपने बहन के घर जाते हैं, आते हैं तो बहन तिलक निकालती, आते जाते तिलक निकालते हैं घर में, और जाते हैं तब कहते हैं भाई सीख देनी है। कोई मेहमान घर में आता है, तिलक निकाल के कहते हैं भाई सीख देनी है। क्या देनी है? तो मेहमानों को जब विदाई करते हैं उस समय तिलक निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीख देना। क्या कहते हैं? याद रखना, कोई आरपीसी पूछेगी कि सीख देना क्या होता है, तो विदाई के समय मेहमानों को जो तिलक वगैरह निकालते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? वो सीख का मतलब ये होता था भाई, नहीं कहते अभी भी रास्ते में ध्यान रखना, कुछ खाना पीना मत, तो ये सीख ही तो है। अभी तो घर वाले कहते ही होंगे आपको, आप आ रहे हो, अब तो क्या पता कहते, पहले तो हमें तो वैसे और कहते थे बस में से हाथ बाहर मत निकालना है ना, कोई बिस्किट खिलाए तो बिस्किट खाना पहले लूट लेगा कोई इनको, है क्या अपने पास लूटने के लिए? ₹150 जेब के अंदर, क्या लूटेगा रहा इनका? अपने तो खुद ही मगो इधर उधर देख रहे हैं और किसी को मिल जाए अपने लूटे। तो वैसे वैसे वो सीख देना। तो उसने कहा सीख देने के लिए तू मत आना और भारमली को भेज देना। उसने कहा ठीक है। दोनों बहन भाई ने आपस में बातचीत की। अगले दिन बाघा सुबह सुबह उठा, उठते ही सुबह बिना मुंह धोए बिना चाय पिए अपने ऊंट पे जाके बैठा। जैसलमेर वाले भाग के, अरे क्या गलती हुई, अचानक कैसे जा रहे हो आप? नहीं नहीं मेरे कोई काम आ गया। अरे सीख तो ले जाओ। तो कहा मेरी बहन को फटाफट आगे तिलक निकाल दे। अंदर जाके उसकी बहन का भाई आप तुम्हारा भाई जा रहा है, बाघा तिलक निकाल दो उसके। तो उसने यूं नाटक किया, उसने कहा अरे मैं तो नहाई नहीं, मैं तो ओढ़नी किधर चली गई, पूजा वाली थाली कहां पर है। भारमली नहा धो के टकाटक एकदम तैयार बैठी थी। तो उसने भारमली को कहा कि भारमली तिलक कित निकालना, तू निकाल दे। भारमली ने कहा मैं निकाल देती हूँ। तो भारमली तिलक निकालने के लिए बाहर गई, और जैसे तिलक निकालने लगी बाघे ने हाथ पकड़ा, ऊंट पे बिठा लिया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बाघे को भारमली से, भारमली को बाघे से प्यार हो गया। राजस्थान की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी है बाघा भारमली। जहां तरवरता है मोरी और जहां सरवरता है हंस, जहां बाघ होता है भारमल, जहां दारू होता है मंस। जहां जहां पेड़ होंगे वहां वहां मोर होंगे, जहां जहां तालाब होंगे वहां वहां हंस होंगे, जहां जहां शराब होगी वहां वहां मांस होगा, जहां जहां बाघा होगा वहां वहां भारमली होगी। ये बात मालदेव जी को पता चलेगी, भारमली को कौन ले गया? तो मालदेव जी ने कहा आक्रमण करो रे और लेके आओ। तो लोगों ने समझाया कि साहब बाघा डाकू टाइप का आदमी है, आक्रमण करें और आगे की तरफ भाग जाए, हाथ नहीं है तो अपनी बेइज्जती होगी कि साहब जोधपुर की सेना गई और बाघे जैसे डाकू को भी पकड़े नहीं पाए। तो मालदेव ने कहा रुको रुको, होल्ड होल्ड। वो उम्मादे आ रहे थे एक दिन, इस सरदार जी मना के ला रहे थे, तो सामने जाके 2 एकड़ बोल रहा था रे। तो आसानंद जी ने कहा मैं था। तो आसानंद जी तुम्हारे चक्कर में उम्मादे वापस गई, अब तुम किसको लेके आओगे? भारमली। आसानंद जी ने कहा ठीक है। तो आसानंद जी भारमली को लेने के लिए बाघे के पास गए। आसानंद जी वहां गए, वहां जाके बाघे को पता चला कि आसानंद जी जैसे बड़े विद्वान मेरे पास आ रहे हैं। बाघा बड़ा राजी हुआ, आसानंद जी का स्वागत किया उसने, शिकार करने के लिए अपने साथ में लेके जाए, अपने साथ में रखे, पूरा स्वागत सत्कार करे, भारमली अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाए। आसानंद जी ने देखा कि यार बाघा मेरी कितनी इज्जत करता है, भारमली बाघा को कितना प्यार करती है। आसानंद जी वहीं रह गए। आसानंद जी वापस आए नहीं, मालदेव का तू जाकर तेरा काम जाने। फाइनली जब बाघा मरा था तो भारमली उसके साथ सती हो गई थी, आशा जी पागल हो गए थे। आसानंद जी जगह जगह बाघा बाघा करके घूमते रहे।
उधर पाकिस्तान में रियासत पड़ती है अमरकोट, अभी हम अमरकोट जिसका जिक्र कर रहे, अमरकोट राणा जी को पता चला इस बात का कि आसानंद जी जैसे महान विद्वान पागल है इस समय, कपड़े उपड़े फट गए, बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं, तो उन्होंने बुलाया आसानंद जी को, आसानंद जी को बुला, आसानंद जी मेरे पास रहो, कोई बात नहीं, बागा मर गया, मालदेव के पास जा नहीं सकते, आप यहाँ रहो, और पूरा बेचारा ध्यान रखे, पूरा स्वागत सत्कार करे, पूरी इज्जत दे, बात बात में एकदम हुंकारे भरे उनके। पर आसानंद जी थोड़ी देर में यूं बातें कर गए, एक बार मैं बागा वहां गए थे, बागे ने ये किया, बागे ने वो किया, तो उसका ईगो हर्ट हुआ राजा का, और उसने कहा यार बागा था तो डाकू, मैं यार राणा हूं, दो चार मेरी तारीफ भी कर दिया करो। तो आसानंद जी ने कहा तुम बागे की जुत्ती के बराबर नहीं। तो उस राणा ने कहा कि इसका मतलब आप बागे का नाम लेना कभी बंद नहीं करोगे कि नहीं। तो उसने कहा ठीक। उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया, पोते को बुलाकर तेरा यदि दादा एक पूरी रात बागे का नाम नहीं ले तो हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। और पोते ने अंदाजा लगाया कि 7-8 घंटे की रात होती है, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी। और उसने आसानंद जी को जाकर कहा कि दादाजी प्लीज फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशंस एक रात यदि नाम नहीं लोगे तो आपकी कोई असर पड़ेगा। आसानंद जी ने कहा देख बेटा वैसे नहीं रहा जाता, पर तू जब इतना कर ही रहा है तो आई विल ट्राई। शाम को भाई कहा गया आपका समय शुरू होता है। अब आसानंद जी को पता था बागे का नाम निकल जाएगा, तो आसानंद जी राम 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 करना शुरू कर दिया। राम जी का नाम लेंगे तो एक बार बागे का नाम नहीं, पर डोकरे से 10-15 मिनट राम जी लिए गए। 10-15 मिनट बाद तो जोर जोर से कहा बागा आओ बड़े घर कोट डरा तू धनी, जासी फूल जड़े पर बास न जासी बाग जी। हे बागा फूल जड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती है, तू मर गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल से थोड़ ठोड़ पग दौड़ करसा पेट रहे कारण रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। पेट के लिए आदमी, कमाई के लिए आदमी कहीं भी मजदूरी कर लेगा, पैसों के लिए बागे जैसे दोस्त को कैसे भूला जा सकता है। फिर कहा ठीक है आप जानो ना आपका काम जान। तो आसानंद जी बाद में किस पर दोहे लिखेंगे? बागा भारमली। किस पे लिखते हैं? लिखो दरबारी विद्वान।